हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। नो डाउट कि आप अच्छे नहीं होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो है वो आपको केमिस्ट्री का लाया गया है। आप बहुत कुछ सुन रहे होंगे। आप अभी सुने थे कि हमने गुड मॉर्निंग बोलने के दौरान मॉर्निंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। क्यों जोर दिया था मैं आपको बताता हूँ। एक बच्ची का या बच्चा होगा उसका कमेंट था, मैं आपको बताता हूँ। आप घबराइए नहीं, ये कमेंट आपको बहुत खूबसूरत कमेंट है। नो डाउट कि कमेंट ख़राब है, लेकिन बेटा आप जब कमेंट किए हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब मिलेगा। तो एक बच्ची का कमेंट था, नाम हुआ उसका अंश श्रीवास्तव। बहुत अच्छी बच्ची है, नो डाउट श्रीवास्तव। ये कमेंट की है कि सर गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। चलिए अच्छी बात है, मैं आपके बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है, ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है, ऐसा ही आपका कमेंट था। बिल्कुल सही चीज़ है, आपने जो सोचा वो बहुत अच्छी बात है। इवनिंग है, लेकिन हम भी अगर सोच रहे हैं तो हम भी गलत नहीं सोचते हैं, ऐसा मैं भी ट्रस्ट करता हूँ कि गलत नहीं होगा। तो जिन किसी का भी ये कमेंट है तो मैं आपको बता दूँ अपने दृष्टिकोण से एज ए फैकल्टी ऑफ साइंस एंड मैथ कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का बेटा इंग्लिश में जो उपयोग किया जाता है वो कई एक तरह से किया जाता है। शायद आपको ये पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। लेकिन आई ऑल्सो बिकम ए स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड फ्रॉम प्रेप सेक्शन टू इन्फिनिटी, फ्रॉम प्रेप सेक्शन टू इन्फिनिटी। तो आई थोड़ा नो क्या अंग्रेजी, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका गुड मॉर्निंग का उपयोग एक आप जानते हैं कि दूसरे चीज़ के दृष्टिकोण में करते हैं। तो उसमें आपका मॉर्निंग का जो टाइम AM का होता है, शायद आपको पता होगा। AM के टाइम में हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं। AM के टाइम में क्या कहा जाता है? मॉर्निंग कहा जाता है। और PM के टाइम में इवनिंग कहा जाता है। वेरी गुड, आप लोग जानते होंगे, नो डाउट कि आप लोग नहीं जानते होंगे। AM के टाइम में मॉर्निंग और PM के टाइम में इवनिंग कहा जाता है। यही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीच में नून भी होता है। बीच में क्या होता है? नून भी होता है। तो AM PM नहीं होता है। यानी टाइम के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में मॉर्निंग, शाम के टाइम में इवनिंग। दूसरा एक जगह और उपयोग किया जाता है, जब आप किसी पर्पस से और किसी उद्देश्य से किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं, पूरे होल डे में आप पहली बार मुलाकात आपका अगर होता है तो वहाँ पर भी हम गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। इट मीन्स कि आई एम राइट नाउ to call you good morning in every lecture, because in this lecture I will represent you, I will meet you first time। प्रत्येक लेक्चर में हम आपको गुड मॉर्निंग से संबोधन इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक लेक्चर में आपका हमारा मुलाकात जो होता है उस लेक्चर के लिए फर्स्ट टाइम होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग चिल्लाते रहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा और एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं अपने दृष्टिकोण से कि ये जो लेक्चर आपका होता है, जो आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करवाया जाता है, ये आपको 12 AM to 6 AM के बीच बनता है। 12 AM to 6 AM के बीच बनता है और ये नाइट का समय होता है। ये नाइट के समय बेटा गुड नाइट के नहीं होते हैं, गुड मॉर्निंग के ही समय होते हैं। आधी रात जब टप जाती है तो मॉर्निंग के कगार में आने लगते हैं और ढलता हुआ समय में आपको ये लेक्चर बनाते हैं। तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई कि आपने पूछा। आपने जब ऐसा कमेंट किया तो मैंने कुछ नॉलेज आपको प्रोवाइड किया, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा आज जो हम आपके बीच लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ लेके आए हैं। नो डाउट कि आपको गलत लगेगा, बहुत अच्छी चीज़ आपके बीच लेके आए हैं। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज जो लेक्चर आपके बीच लाया गया है वो बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर लाया गया। और ये केमिस्ट्री के लेक्चर और भी जो लेक्चर आपको है, जस्ट इससे पहले जो लेक्चर हमने आपको दिया था उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन था। थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एनालिटिकल क्वेश्चन था। 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए थे। थ्योरी पर आधारित था, कॉन्सेप्ट पर आधारित था और
एनालिसिस पर आधारित था। आज जो हम आपके बीच ये सेट लाए हैं इसमें बेटा थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन होगा। कितना थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन होगा और कुछ इसमें न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल भी आपको मुख्य रूप से थ्योरी पर ही आधारित न्यूमेरिकल दिया गया। 80% तो आपको टोटल थ्योरी पर आधारित होगा, मात्र 20% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पर आधारित होगा। बच्चे के दिमाग में ये चल रहे होंगे सर थ्योरी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करवाते हैं तो एक्सपेरिमेंट का बेटा ऑब्जर्वेशन आता है। कोई प्रयोग करवाते हैं तो उसका कुछ परिणाम निकलता है और जब परिणाम निकलता है तो उस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो टोटल जो रिजल्ट आता है किसी भी थ्योरी का शुरू से लास्ट तक जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड कॉन्सेप्टुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस बट ओवरऑल थ्योरी इज रिवाइज्ड इन एनी कॉन्सेप्ट। अगर पूरा थ्योरी का रिवीजन हम किसी भी कॉन्सेप्ट में करते हैं तो उसको थ्योरी कहा जाता है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल का टोटल थ्योरी यानी टोटल का टोटल कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट से आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, साबुन का एग्जांपल लेते हैं तो साबुन में आप ये पूछा जाता है कि साबुन में कार्बन कितने पाए जा सकते हैं, कम से कम कितना कार्बन लेंगे तब साबुन का निर्माण होगा। साबुन में सॉफ्ट साबुन होता है तो क्यों होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है कि सोडियम का साबुन हमारा कठोर होता है, पोटेशियम का साबुन हमारा सॉफ्ट होता है, साबुन का निर्माण किस विधि से होता है ये सब पूछेगा। साबुन में वाइल्ड कौन मिलाया जाता है, ये सब किसी भी एक कॉन्सेप्ट पर पूछ दिया उसका कहीं से भी तो वो आपको कॉन्सेप्ट बेसिस होता है। लेकिन अगर टोटल साबुने से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे इसमें जिसमें 5, 7, 8 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो तो वो क्वेश्चन आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर आपके बीच स्टार्ट किया जाए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। लेकिन एक चीज बेटा याद रखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कॉमेंट करना नहीं भूले। जैसे एक बच्चा ने अभी कमेंट करके हमको बताया कि सर गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है, तो मैं अभी आपके सामने उसको रिप्रेजेंट करके समझाया हूँ कि बेटा गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग क्या होता है, कब कब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किस कंडीशन में बोलते हैं, तो शायद समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत जल्दी हम लोग 1K सब्सक्रिप्शन को पार कर चुके हैं। 1K सब्सक्राइबर हमारा हो चुका है, लगभग आपको टाइम आवर भी लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो सब्सक्रिप्शन के नज़दीक मोनेटाइजेशन के बहुत करीब हम लोग जा चुके हैं। लगभग हमारा चैनल मोनेटाइज के कगार पर आ गया है। तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप लोग का सहयोग जो है, आप लोग का चैनल है। और एक चीज़ मैं और आप लोग को कहना चाहता हूं कि कम से कम प्रत्येक बच्चे से हमारा ये अनुरोध है कि पढ़ने वाले अच्छे जो भी बच्चे हैं तो कम से कम एक सब्सक्रिप्शन, कम से कम एक को जोड़ो। एक को जोड़ने का काम, एक को जोड़ने का काम, नाइदर 2 नॉर 3 नॉर मोर देन एनी एल्स। एक चाहिए, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, मात्र एक। प्रत्येक बच्चे एक को, मात्र एक को जोड़ेगा, वही हमारे सफलता का बहुत बड़ा पूंजी बन जाएगा। क्योंकि एकता में बेटा बल होता है। आप एक आएंगे तो आप अगर एक जोड़ेंगे तो मैं आपको ये वादा देता हूँ, वादा करता हुए विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर एक जोड़ेंगे तो ये बोर्ड पर एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो जाएगा। बिल्कुल एक बार में 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों का सॉल्यूशन और कैसे बनेगा, क्या होगा, यह आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हम बना के लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा वो आप क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आएगा। इस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के समय धन आयन क्या होता है। तो विद्युत अपघटन कहने का मतलब बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है उसके विषय में समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है वो आपको जानना होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? कंटेनर ले लिया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कंटेनर में हमने क्या लिया? 2 रॉड ले लिया। एक आपका रॉड जो है ये आपका किसका रॉड है? तो जिंक का रॉड है। ध्यान से देखते रहिएगा केवल। और इधर एक रॉड ले लेते हैं, ये आपका किसका रॉड है? तो ये बेटा कॉपर का रॉड है। किसका रॉड है? कॉपर का रॉड है। ठीक है, और दोनों के बीच में हम क्या ले लिए? तो इसको जिसमें हम डाले हैं वो आपका पानी है, यानी आपका सॉल्यूशन लिया गया है, जिस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझते रहिएगा एक एक चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपका ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में आपका सॉल्यूशन में क्या ले लिए? हम वाटर ले लिए हैं और इसको 5% KOH या और भी कुछ ले सकते हैं ताकि इसमें आयंस की
ज़्यादा हो जाए, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाए। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को देंगे तो आप अगर कुछ गेस कीजिएगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा, इससे क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करवाएंगे, तो इन दोनों को हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को क्या करेंगे, एक बैटरी से हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे करके हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे करके हम इसको भी जोड़ सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, नो डाउट कि नहीं किया जा सकता है, या दूसरा रॉड डाल के डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत को जैसे ही पास करवाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसे पास करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम होगा, कुछ के बाद आप देखेंगे कि जिंक रॉड जो होगा उसका मास क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा आप पाएंगे। ठीक है, और आप क्या पाएंगे कि कॉपर रॉड का जो मास है वो आपका बढ़ जाएगा। कॉपर रॉड का मास क्या हो जाएगा, तो वो आपका बढ़ जाएगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट कि ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप पाएंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस आप देखेंगे तब। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, वो बेटा अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझो तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस लगभग समझ में आ जाएगा, पूरा थ्योरी इसका समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है बेटा इससे, तो यहाँ जो जिंक आपको पाए जाते हैं, ये जिंक आपको ब्रेक कर जाते हैं आयंस के फॉर्म में, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, लूज करता है। तो जिंक आपको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जिंक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका जिंक यहाँ से क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, तो जिंक पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर किसकी क्रिया हुई, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई। मैंने इससे पहले आपको कुछ चीज़ बताया था, कुछ वर्ड आपको याद होगा। एक वर्ड मैंने लियोजर आपको बताया था, ठीक है, दूसरा वर्ड हम आपको केयर बताए थे, और तीसरा वर्ड हम आप लोग को लोन बताए थे। ये 3 ट्रिक आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान में रहेगा तो बहुत कुछ सिखाएगा। लियोजर का मतलब ये होता है कि बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अजर का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन खोता है, कमता है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन, यहाँ पर अवकरण की क्रिया हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ हुई। कहाँ हुआ, तो ऑक्सीकरण का क्रिया आपको कहाँ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिंक के रॉड पर यहाँ क्या हो रहा है बेटा, तो इधर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, मतलब केयर का Ca का मतलब हुआ कैथोड और Re का मतलब हुआ रिडक्शन, यानी कैथोड क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इधर किसका क्रिया होगा, तो रिडक्शन का क्रिया होगा। रिडक्शन का कैसे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करने का काम करेगा। थर्ड पॉइंट आप देखिएगा, लोन का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या, बाएँ, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और एल का मतलब होता है एनोड, और इसका क्या मतलब होता है, निगेटिव। यानी क्या, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो गया। ठीक है, और ये हो क्या गया, तो ये एनोड हो गया। ये इलेक्ट्रोड जो लिया गया था ये एनोड हो गया, और दूसरा आपका ये क्या हो गया, तो ये बेटा आपके कैथोड हो गए, ये आपके क्या हो गए, कैथोड हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 क्रियाएं हुई और 2 हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर हुआ, 2 हाफ सेल रिएक्शन हुआ। एक हाफ सेल रिएक्शन क्या हुआ कि जिंक आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बना दिया, और कॉपर जो आपका CO2+ में टूटा था, ये कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाएगा, कॉपर में। तो जैसे जैसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और टोटल का टोटल Zn2+ कहाँ, आयंस लेके आपको कहाँ, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट में आते चला गया। तो ये रॉड आपका पतला हो जाता है, और यहाँ से CO2+ जो है, यहाँ से CO2+ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये CO2+ क्या करेगा कि CO2+ इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ले लेके क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो आप कुछ देर बाद गेस करेंगे कि ये रॉड जो आपका पानी के अंदर जितना है, ये आपको पतला होते चला जाएगा, और ये आपको क्या होते चला जाएगा, तो मोटा होते चला जाएगा। तो ये आपका मोटा हो जाता है, ये पतला हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत अपघटन के समय धन आयन यानी पॉजिटिव आयन जो है, तो पॉजिटिव आयन जो होगा तो कैथोड आपका निगेटिव होता है, तो एनोड आपका क्या होगा, ये आपको पॉजिटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि कैथोड की तरफ जाता है, ये आपका किधर जाएगा, तो पॉजिटिव आयंस जो है
वो आपका धन आयन जो है वो किधर जाएगा, तो धन आयन बेटा कैथोड की ओर होता है। कहाँ होता है, कैथोड पर एनोड से इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, और तो धन आयन क्या वहाँ पर बढ़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिव और जो पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव आपका कौन हो जाता है, तो कैथोड की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ जाने का काम करता है। किधर जाने का काम करता है, तो कैथोड की तरफ जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो ये ऐसे क्वेश्चंस बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह आपको एक्सप्लेन करके समझना भी होगा, तभी आप आगे अच्छा कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप जानते ही ये क्वेश्चन है तो मिनटों में हम आंसर बता के भी निकल सकते थे, लेकिन बेटा पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस समझा दिए। वैसे ही आपका कहता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा अपघट्ट नहीं है। बेटा अपघट्ट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस का ही क्वेश्चन है, तो अपघट्ट नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपका टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट लेगा और मार देगा, नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो अपघट्ट नहीं है यानी क्या, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से समझिए, पूरा थ्योरी आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कहता है इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इट मीन्स क्या, जो आसानी से आयंस के फॉर्म में न टूटे, जो आसानी से क्या करे, आसानी यानी जो आसानी से आयन के फॉर्म में, वैसे तो हम चाहे तो तोड़ ही सकते हैं, आयंस के रूप में न बदले, जिसको हम आसानी से आयंस के रूप में या बिल्कुल आयंस के रूप में ये बदले ही नहीं। तो जो आयंस के रूप में नहीं बदलेगा, तो आयंस के रूप में अगर नहीं बदलेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता है, वो कंडक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जो आपके सॉलिड होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, सॉलिड यानी सब्सटेंस जो होगा तारुर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन की मदद से होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का गमन होता है। क्या होता है, आई का गमन होता है, ठीक है। यानी सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन, तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल में पाए जाते हैं। और जब आपका लिक्विड होगा, तो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा यानी विद्युत का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो बहेगा वो किसकी मदद से बहेगा, तो फ्री आयंस के हेल्प से जाएंगे, फ्री आयंस के हेल्प से जाएंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कहता है इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है, वैसा लिक्विड जो आसानी से आयंस के फॉर्म में टूट जाए, या वैसा सॉलिड जो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन को ढोने का काम कौन करेगा, तो वही सब्सटेंस जो आपका सॉलिड दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ही ढोएगा इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अगर लिक्विड होगा तो उस या सॉल्यूशंस होंगे, तो सॉल्यूशंस में लिक्विड में आपका क्या होगा, तो जो फ्री आयंस होगा वही इलेक्ट्रिक करंट को ढोएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नमक का घोल आप जानते होंगे बेटा, नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, तो स्टेप डाउन स्टेपलाइजर होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले आता था कान इटने वाला स्टेपलाइजर, यानी वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, नहीं। पहले टीवी सीडी या जो टीवी था या जो भी इंस्ट्रूमेंट चलाते थे तो उसके साथ स्टेपलाइजर खरीद के लाते थे। अब आपका ऑटकॉट सिस्टम रहता है, सारा चीज़ आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ही दे दिया गया है, तो उसकी आवश्यकता हमको नहीं होती है, वो खुद ब खुद मेंटेन कर लेता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो भी आपका क्या होता है, स्टेप डाउन स्टेपलाइजर होता है। स्टेप डाउन आपका स्टेपलाइजर होता है, जो 11,000 या 13,000 जो आपका करंट उसमें आता है, सप्लाई 11,000 और 13,000 वोल्ट का जो करंट उसमें दिया जाता है, उसको कम करके 220 में बदल के, जो हमारे भारत में 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाला और आपको 50 से 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाला और 220 वोल्ट पर आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं हमारे घर में जो और भारत में जो इस्तेमाल होता है, उसमें वो चेंज करने का काम करता है। कौन, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो काम करता है। अब आपको कहता है, तो पहले क्या था कि 1 पॉइंट गर्म ट्रांसफार्मर से आता था और ठंडा गर्म 1-2 तार आया और ठंडा 1 आता था। कभी कभी गर्म आ रहा है और ठंडा आवे नहीं करता था, तो लोग क्या करते थे, अर्थिंग का इस्तेमाल किया करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, अर्थिंग का इस्तेमाल में क्या होता है वो जरा समझ लीजिए। अर्थिंग क्या होता है बेटा, हमारा अर्थ जो होता है, जो हमारा पृथ्वी होता है, वो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। पृथ्वी के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भंडार है,
ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यानी भंडारे है, सोना का भंडार जैसे होता है कुबेर महाराज के पास, वैसे ही पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। तो आपको जब मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ गया, निगेटिव नहीं आया, तो पृथ्वी क्या करेगा कि जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। हो सकता है कि पॉजिटिव कम आया, निगेटिव बहुत ज़्यादा आ गया, तो कोई हादसा नहीं होगा। टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से सप्लाई हो रहा है तो अर्थ अपनी ओर खींच लेता है, और ज़्यादा प्रोटॉन वहाँ से सप्लाई हो रहा है तो अर्थ इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। वैसे डिटेल में जब फिजिक्स में देखेंगे तो डिटेल में इसके विषय में पढ़ेंगे कि क्या होता है अर्थिंग, ठीक है। वैसे अर्थिंग का सिंबल क्या होता है वो शायद आप जानते होंगे, ऐसे करके अर्थिंग का सिंबल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जब आएगा तो वो कहानी हम आपको सिखाएंगे ही। तो वहाँ पर क्या करते थे, जो अर्थिंग हम लगाते थे उसमें गाय का गोबर, नमक या बहुत सारे चीज़ जो होते थे उसको डाल देते थे, तो वोल्टेज तुरंत बढ़ जाता था। तो वो आयंस का काम करता था, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में मदद करता था, आयंस का काम करता था। तो नमक का घोल तो होगा नहीं। अम्लीय पानी, पानी जब अम्लीय होगा तो शुद्ध वाटर जो होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आपका H2O, वो बेटा डिस्टिल्ड वाटर आपको H+ और OH- में नहीं टूटता है, ठीक है। तो शुद्ध वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होगा, बिल्कुल शुद्ध, आपको शुद्ध वाटर होगा, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता। अब यहाँ पर जब अम्लीय कर दिया, कोई भी चीज़, नाला का पानी है उसमें लगा के देखो ना, इतना ज़्यादा करंट मारेगा, फट से मार देगा, ठीक है। स्विमिंग पूल का पानी होता है, उस समय लगाते हैं तो तुरंत करंट मार देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सारे चीज़, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। नमक जो होता है बेटा, नमक का कण, ये आपको किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में करेगा, लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में नमक का कण होगा तो वो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करता है। जो सॉलिड फॉर्म में आपका नमक होगा, ठोस रूप में आपको नमक होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आसानी से आयंस के फॉर्म में नहीं टूट पाते हैं। तो जो नमक आपका है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो Na+ और Cl- में नहीं टूटेगा। काहे नहीं टूटेगा, वो भी कहानी हम बता देते हैं। मान लो कि सब्जी में नमक को डालता है, भुजिया में नमक को डालता है, या कोई भी खाना बनाता है, दाल में नमक को डालता है, कोई भी आइटम बनाते हैं, मटर पनीर चिकन, ये बिरयानी वो बिरयानी, तो नमक को जब डालिएगा तो नमक आपको जब तक गलेगा नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं पता चलेगा, जब तक वो गलेगा नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। तो जब वो गलता है तब अपने बिहेवियर को शो करता है। गलने का मतलब है कि Na+ और Cl- में टूट जाता है। हाँ, नहीं गलेगा इसका मतलब क्या, नमकीन नहीं रहेगा, जहाँ नमक उपस्थित रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पर जब इसको नहीं गलाया जाएगा तो इट मीन्स क्या, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो ये आसानी से आयंस के फॉर्म में, सॉलिड NaCl आपको इस फॉर्म में नहीं टूटता है, तो आयंस उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। इसलिए हम सॉलिड NaCl, यानी जो आपका ठोस फॉर्म में नमक का कण होगा, वो आपको वैद्युत का संचालक नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको अपघट्ट नहीं बोल सकते हैं, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। आ गया समझ में, ये पूरा थ्योरी आपको जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि नीचे दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है। तो बेटा दाब का बहुत सारा इकाई होता है, आज हम पूरा दाब का कहानी ही खत्म कर देंगे, प्रेशर का। मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है प्रेशर का कहानी, हमसे पूछा गया है कि प्रेशर का यूनिट है। तो चलिए प्रेशर का यूनिट का लगभग हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रेशर को किस में मापते हैं, तो एटमॉस्फेयर में मापते हैं। किस में मापते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, ये क्या एटमॉस्फेयर में मापते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब क्या, वायुमंडल जो होता है। वायुमंडल में हमारा क्या होता है, बहुत सारे, वायुमंडल नाम से ही क्रिया है कि वायुओं का संग्रह, जहाँ बहुत सारे वायु का संग्रह होगा उसी को क्या कहा जाएगा, वायुमंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वायुमंडल कहा जाएगा। तो उस वायु के कारण जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जहाँ कहीं भी हवा होगा, बोतल में हवा नहीं है, हवा नहीं है, तो जब आप फूंकते हैं उसको, तो हवा देते हैं मुंह से, हवा देते हैं तो प्रेशर बनता है, तो वो फूल जाता है ना। किसके कारण फूलता है, प्रेशर के कारण फूल जाता है। और जब बैलून से ही हवा देते हैं तो वो फूल जाता है। तो बैलून जब हवा देते हैं तो उसमें प्रेशर बनाता है, जिसके कारण फूल जाता है, और ज़्यादा फुलाते हैं तो वो प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, फूट जाता है। तो पहला यूनिट आपको एटमॉस्फेयर हो गया। इसका यूनिट बेटा टॉर भी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, टॉर भी होता है। इसका यूनिट आप अगर लिखिएगा तो टॉर ही नहीं, mm/Hg होता है। आज हम अनगिनत यूनिट बताएंगे आपको प्रेशर का, जितना आप काउंट नहीं कर सकते हैं इतना यूनिट बताएंगे। लेकिन बेटा इस यूनिट को समझने के लिए जो पिछले फिजिक्स का लेक्चर दिया गया है उसमें हम यूनिट को तोड़े हैं, लेंथ को जो तोड़े हैं वो आपको देखना होगा। उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको
आपको अनगिनत यूनिट यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी हम इसको लिखते हैं। इतना ही नहीं, इसका यूनिट आपको पास्कल भी होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल भी। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये सारे के सारे यूनिट आपको किसके होते हैं? प्रेशर के यूनिट होते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरे में चेंज भी कर सकते हैं और अनगिनत यूनिट भी लिख सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसका कहानी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एटीएम जो होता है वो बेटा कितना के बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर होता है। ये कितना के बराबर होता है? तो 760 टॉर के बराबर होता है। और एक टॉर जो होता है, एक टॉर जो होता है वो एक टॉर कितना के बराबर होता है? तो एक टॉर आपका 1 mm ऑफ एचजी के बराबर होता है। mm ऑफ एचजी कहने का मतलब क्या है कि आप ये समझ लीजिए, mm ऑफ एचजी कहने का क्या मतलब है? जो मरकरी होता है ना, वो मरकरी 1 मिलीमीटर मरकरी अगर कहीं उपस्थित है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है। मरकरी आपका क्या होता है? तो मेटल होता है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। वैसे ही आपका नन मेटल में आपका ब्रोमीन होता है जो लिक्विड के फॉर्म में, यानी नन मेटल होता है, अधातु होता है, फिर भी वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता। एक टॉर कितना के बराबर हो गया? तो 1 mm ऑफ एचजी के बराबर हो गया। ठीक है, ये इतना के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आया कि एक एटीएम बराबर कितना mm ऑफ एच जी हो जाएगा? तो 760 mm ऑफ एच जी भी लिख सकते हैं। इतना mm ऑफ एच जी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? देखो, एक एटीएम बराबर 760 टॉर, एक टॉर बराबर इतना, तो टॉर के जगह पर क्या डाल दिए? mm ऑफ एच जी डाल दिए, इतना आ गया। अब mm आपका क्या है? तो mm का मतलब बेटा मिलीमीटर होता है। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया है फिजिक्स में, ये आपका मिलीमीटर होता है। क्या होता है? मिलीमीटर होता है। और वहाँ पर हम बहुत सारे लेंथ के यूनिट का, मिलीमीटर आपको लेंथ का यूनिट है। वहाँ पर एक वर्ड हमने आपको दिया था, याद होगा, मसडम डहकम। मसडम डहकम एक मसडम डहकम एक वर्ड बताए थे आपको। वो मसडम डहकम का क्या मतलब होता है? तो ये आपका मिलीमीटर होता है, ये आपका सेंटीमीटर होता है, ये आपका डेसीमीटर होता है, ये आपको मीटर होता है, ये आपको डेकामीटर होता है, ये आपको हेक्टोमीटर होता है और ये आपको किलोमीटर होता है। तो आप यहाँ से चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जिसमें चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आपको अनगिनत यूनिट मिलेगा। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1/10, तो 76 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो जाएगा। यह आपको प्रेशर का यूनिट हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा, 0.76 मीटर ऑफ एच जी, ये लिख सकते हैं। मीटर को आप किस में चेंज कर दीजिए? तो मीटर को किलोमीटर में कर दीजिए। तो किलोमीटर में कीजिएगा तो 1000 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो 0.76 गुने 10⁻³ किलोमीटर ऑफ एच जी। वैसे ही आप जिस यूनिट में चाहे उसमें आप चेंज कर सकते हैं और प्रत्येक में जो आपको दिखाई दे रहा है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंस का यूनिट लगाते जाइए तो बहुत सारा यूनिट आपको, अनगिनत यूनिट मिलेगा। किसका? प्रेशर का आपको बहुत सारे यूनिट मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। चलिए आगे अब कुछ चर्चा करते हैं। टॉर के बाद mm ऑफ एच जी, यानी इसका चर्चा कर दीजिए, इसका कर दिए, इसका कर दिए, इसका भी कर दिया। अब आपको पास्कल और इसका करना है। तो एक एटीएम जो होता है बेटा, आप कन्वर्ट कर सकते हैं हम। एक एटीएम जो होता है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होते हैं। और एक एटीएम का मान जो होगा, एक एटीएम का मान वो आपको किसके बराबर होता है? तो 1.013 गुने 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट होगा स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट जो आपको दिखाए गए, तो आप अनगिनत यूनिट लिख सकते हैं। तो ये सारे का सारा यूनिट का कहानी जो आपको थ्योरी दिया गया है, वो सारा थ्योरी आपको प्रेशर से संबंधित दिया गया है, दाब से संबंधित आपको हम समझाए हैं। तो यूनिट क्या सब हो गया? तो आपको यहाँ पर तो हम बहुत यूनिट बता दिए। देखिए, एक एटीएम बता दिए, दूसरा टॉर बता दिए, तीसरा mm ऑफ एच जी बता दिए, चौथा cm ऑफ एच जी बता दिए, यहाँ पर m ऑफ एच जी बता दिए,
केम ऑफ है जी बता दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, एंगस्ट्रम, माइक्रो एंगस्ट्रम, ऑटोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, जितना लेना है आप सब लेते रहिए यहाँ पर। इसको जो रेड वाला है चेंज करते रहिए, अनगिनत यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, टोटल लेंथ का इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या बताएं तो पास्कल बताएं, उसके बाद क्या बताएं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बताएं। अब क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा इकाई दाब का है, तो दाब का टॉर है तो बिल्कुल है, बार है तो बिल्कुल है, और उसके बाद मानक वातावरण है तो ये भी है, बिल्कुल सही चीज़ है। यानी सभी के सभी यूनिट क्या है आपके प्रेशर के यूनिट, ठीक है। हाँ, एक और बार भी इसका यूनिट होता है, छूट गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो क्वेश्चन देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको कहा जाता है, जो धातुओं के मिश्रण से बनता है, जिसमें बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे धातु पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु। यानी बहुत सारे धातुओं को मिलाकर जिस धातु का निर्माण किया जाता है उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। जिसमें जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से कौन सी धातु पाई जाती है। पीतल का कहानी है, किसका कहानी है, पीतल बेटा ब्रास को कहा जाता है। ब्रास मतलब पीतल होता है। पीतल में आपको जिंक दिया गया है तो जिंक के अतिरिक्त इसमें तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ये हम लिख लिए आपको कि कॉपर पाया जाता है। इसमें आपको 70% कॉपर पाया जाता है लगभग, और 30% आपको मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं तो 30% जिंक पाया जाता है। या मुख्य रूप से ऐसे देखिएगा तो कॉपर 50%, 45% ये, और कुछ भाग आपका निकेल का होता है। यानी 50% आपको कॉपर पाए जाते हैं, 45% आपको जिंक पाए जाते हैं, और 5% आपका क्या पाया जाता है तो निकल पाया जाता है। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा और संक्षिप्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज हम का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि मीथेन नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण के अनुसार जलती है। आपका मीथेन गैस को जलाया गया है। बेटा मीथेन गैस आपका CH4 होता है, इसको जलाइएगा तो ऑक्सीजन लेना होगा, और जलने के बाद ये CO2 और H2O में चेंज कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 लगा दो, 4 हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है और उधर ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 हो गया, 2 यहाँ लगा दीजिए, शायद ये बैलेंस हो गया। ऐसा ही केमिकल इक्वेशन ऊपर में दिया गया था, मैंने आपको करके यहाँ दिखा दिया कि कैसे है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें कितने ग्राम मीथेन को जलाया जाए ताकि 2.1 ग्राम कार्बन, 2.1 ग्राम बनेगा। आपको कितना कार्बन बनाना है तो आपको 2.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है। तो पूछ रहा है कि कितना ग्राम मीथेन को जलाया जाएगा, मीथेन का कितना ग्राम जलाया जाएगा ताकि 2.1 ग्राम बनेगा। तो ये कितना ग्राम जल रहा है तो कितना बन रहा है ये हम पहले पता कर लेते हैं। तो ये आपको पता कीजिएगा। तो कैसे पता चलेगा वो ध्यान से देखिए। ये आपको क्या दिया गया है तो कार्बन का मास कितना होता है तो कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 है तो 4, CH4 तो 4 लिख देंगे। अब इधर ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखिएगा तो ये कितना ग्राम है, 16 ग्राम। अगर 16 ग्राम मीथेन को अगर हम जलाए हैं तो बन कितना रहा है तो ये आपको 12, 16 दूनी 32 और 12 कितना 44 ग्राम आपको कार्बन बन रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा कि 44 ग्राम कार्बन को प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम मीथेन को जलाना पड़ रहा है तो 16 ग्राम। तो यहाँ पर लिखिए कि 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितना मीथेन जलाना पड़ रहा है तो आपको 16 ग्राम मीथेन को जलाना पड़ रहा है। इतना मीथेन को जलाना पड़ रहा है। तो कितना ग्राम आपको प्राप्त कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 2.1 ग्राम। तो 1 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम जलाना होगा तो 16/44 इतना ग्राम आपको मीथेन को जलाना होगा। तो आप कितना करना है तो 2.1 ग्राम, 0.1 ग्राम आपको CO2 प्राप्त करने के लिए कितना ग्राम जलाना होगा तो 16/44 गुने कितना 2.1 इतना ग्राम आपको CH4 को जलाना होगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, जो भी आता है डाटा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 4 4 जा 16, 4 11 टाइम्स हो गया, और उसके बाद आपको ऊपर कितना आ गया तो यह आ गया आपका 8 4/11 डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा तो 0.8
76 0.76 यानी 0.76 ग्राम क्या कीजिएगा, इतना ग्राम आपको मीथेन जलाइएगा तो 2.1 ग्राम क्या प्राप्त होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। यानी 0.76 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो कितना कार्बन प्राप्त होगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको 2.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया। तो यहाँ से इसको हम 0.76 ग्राम को जलाएंगे तो यहाँ से 2.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हम पाएंगे। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है कि कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट किसमें प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट लिया गया है बेटा। कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम का कहानी देखिएगा। सुपर फॉस्फेट जो होता है वो आपका सुपर फॉस्फेट में आपको पोषक तत्व पाया जाता है। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पोषने और पालने का काम करते हैं। जैसे हम लोग को कौन पालता है, तो हम लोग कहते हैं कि माता पिता पालते हैं। रे भाई, माता पिता पालते हैं तो माता पिता कैसे पालते हैं, तो भोजन का व्यवस्था करके देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा देते हैं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी देते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग को पालेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन चाहिए, उसी तत्व को पोषक तत्व कहा जाता है। तो कहता है कि आपको सुपर फॉस्फेट में पोषक तत्व पाया जाता है जो मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। मिट्टी में जो हमारा मिट्टी है उसके उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को पोषने पालने के लिए कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मिट्टी का उर्वरक शक्ति, फर्टिलिटी बरकरार रहे, उसके लिए मिट्टी को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। वो न्यूट्रिएंट्स आपको किस में पाया जाता है, तो सुपर फॉस्फेट में पाया जाता है। और यही सुपर फॉस्फेट क्या करता है, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो मिट्टी हमारा क्या रहता है, फर्टाइल रहता है, उपजाऊ रहता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम उगा सकते हैं। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें पाए क्या सब जाते हैं, तो फॉस्फोरस बेटा 16% फॉस्फोरस पाया जाता है। सल्फर कितना, तो 11% सल्फर पाया जाता है। कैल्शियम आपको 19% पाया जाता है। और जिंक कितना पाया जाता है, तो 1% पाया जाता है। तो ये इसका बनावट है कि सुपर फॉस्फेट में आपको फॉस्फोरस 16%, सल्फर आपको 11%, कैल्शियम 19% और जिंक आपको कितना पाया जाता है, 1% आपको पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1% पाया जाता है जिंक आपको। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहता है कि कैल्शियम सुपर फॉस्फेट जो होगा उसका केमिकल फार्मूला क्या होता, तो कैल्शियम का कैल्शियम और सुपर फॉस्फेट H2PO4 होल 2। तो ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया CaH2PO4 होल 2। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड होता है, तो ये बेटा अकार्बनिक कंपाउंड होता है। कैसा यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें आपको कार्बन उपस्थित नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक होता है। लेकिन अकार्बनिक यौगिक होने के बाद भी कैल्शियम सुपर फॉस्फेट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत लाभकारी होता है। क्यों होता है, एक तो हमारे ज़मीन के फर्टिलिटी को बनाता है और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पानी में घुलनशील होता है। आसानी से H2O में क्या करता है, घुल जाता है। और घुलने के बाद हमारे ज़मीन की फर्टिलिटी, जब H2O में घुल गया, क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं, और वाटर भी हमारा ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, ये आयनिक नेचर का होता है, आयंस में टूट जाता है। वाटर भी हमारा आयनिक होता है तो आसानी से उसमें घुल मिल जाता है। अब उसके बाद DAP खाद का नाम सुना होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें भी फॉस्फेट पाया गया है। तो इसमें नाइट्रोजन आपका कितना पाया जाता है, 18%, और फॉस्फोरस कितना पाया जाता है, 86%। तो जैसे हमारा कैल्शियम सुपर फॉस्फेट होता है वैसे ही हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट भी होता है। तो DAP खाद आप लोग डालते हैं वो आपको पता होगा। ये आपका जो काम करता है, तो इसमें कैल्शियम जो पाए जाते हैं, तो कैल्शियम के कई एक फॉर्म होते हैं। तो कैल्शियम का जो सुपर फॉस्फेट होगा उसमें कैल्शियम किस रूप में पाया जाएगा और उसी रूप में कैल्शियम को क्यों लिया जाता है, ये भी ज़्यादा जरूरी है। और कैल्शियम हमारे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। यानी कैल्शियम के कई एक रूप होते हैं। तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट जो बनाता है उसमें कैल्शियम का कौन रूप पाया जाता है, नंबर 1 पॉइंट। आखिर वही क्यों पाया जाता है, अगर वो पाया जाता है तो वो जमीन के उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाता है, जमीन के फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है, जमीन के पोषक तत्व को कैसे बढ़ाता है, ये 3 चीज जानना जरूरी है। और उसके लिए भी हम छोटा सा पॉइंट लाए। क्या कहता है, जिप्सम। हमने आपको पढ़ा है कैल्शियम सल्फेट में कि जिप्सम क्या होता है, तो
Ca2SO4 यानी कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O वाटर, CaCO तो कैल्शियम सल्फेट, CaCO3 और 2H2O, ये आपका क्या होता है, तो ये आपके जिप्सम के सूत्र होते हैं। अब इसमें कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम को किस फॉर्म में लेते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में लेते हैं। ये क्या करता है, इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो मिट्टी होता है उसके जो भौतिक गुण होते हैं, जो मिट्टी के भौतिक गुण होते हैं, तो मिट्टी के भौतिक गुण क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे मिट्टी आपका बलुई मिट्टी होता है, बहुत सारा मिट्टी आपका कुम्हरौटी मिट्टी होता है, नहीं जो बज्जर होता है, बहुत सारा मिट्टी आपका कैसा मिट्टी होता है, तो चिकनी मिट्टी होता है, नहीं व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देगा। बहुत सारा मिट्टी आपका इनफर्टाइल होता है, जो पत्थर की तरह चंचन करेगा और पत्थर की तरह बहुत हार्ड होगा। बहुत सारा मिट्टी आपको क्या होता है, मुलायम होता है, हाथ में पकड़िएगा ढेपा उसका फूट जाएगा। तो ऐसे मिट्टी जो होते हैं, तो कहता है कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देता है बाय इनहांसिंग वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। यानी क्या कहता है कि जब इसको हम डालते हैं कैल्शियम, किसको डालते हैं, कैल्शियम सल्फेट को। आप एक चीज जानते होंगे कि आप कोई भी फसल बोने से पहले मिट्टी को जोतवाते हैं, मिट्टी जमीन को क्या करवाते हैं, जोतवाते हैं। तो काहे जोतवाते हैं, हम रोटावेटर से मिट्टी को तोड़ते हैं, हम कल्टीवेटर से नीचे के मिट्टी को ऊपर लाते हैं और ऊपर के मिट्टी को क्या करते हैं, तावा से नीचे ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हम कुदाल से मिट्टी को बार बार जो है, बार बार मिट्टी को नीचे से ऊपर उसको हल्का करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, हल्का इसीलिए करते हैं, वही चीज आपको कौन करता है, तो वही चीज बेटा यहां पर कैल्शियम सल्फेट कर रहा है। कैल्शियम सल्फेट यानी Ca2SO4, Ca2SO4 2H2O। तो Ca2SO4 ये क्या करता है कि इनहांसिंग द वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन, मिट्टी को हल्का बना देता है, मिट्टी को छिद्रयुक्त बना देता है, ताकि वाटर का परकोलेशन जो नीचे से आसानी से वाटर को ऊपर ले आए, और ऊपर जब उसमें पानी डाले तो मिट्टी अगर हल्का होगा तो पानी बहुत नीचे तक जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा, तो जमीन की फर्टिलिटी हमारी बरकरार रहेगी। इतना इंपॉर्टेंट काम आपको कौन करता है, कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट करता है। तो किसके प्रयोग में लाया गया, तो आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ लाया गया, तो उर्वरक शक्ति बनाने में लाता है, यानी जमीन के उर्वरक शक्ति को बनाने का काम कौन करता है, तो ये आपको कैल्शियम का सुपर फॉस्फेट करता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक चीज बेटा कॉपी पर लिखते जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होते हैं। ये आपका अल्टी लिखा हुआ है, 5 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल होगा। तो बेटा कैल्शियम है, बार बार कैल्शियम आ रहा है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 20, और एटॉमिक मास कितना होता है, 40। ठीक है, एक कैल्शियम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको कितने मोल, तो जिससे ये पता चला यहाँ से कि 40 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम का कितना मोल होता है, 1 मोल आपको कैल्शियम पाया गया। कितना मोल, 1 मोल आपको कैल्शियम पाया गया। 40 ग्राम यानी 1 मोल का मास, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, √1 होगा। तो ये 1 का मतलब ये मोल हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। तो ये आपके क्या आ गए, जेड आ गए, और ये आपके क्या आ गए, एटॉमिक नंबर आ गए, और ये आपका क्या है, तो मोल है। ये आपको क्या है, तो मोल है, ये मोल है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। तो 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल पाया गया, तो 1 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल हो जाएंगे, तो 1/40 मोल आपका कैल्शियम हो जाएगा। तो कितना ग्राम में पूछ रहा है, तो 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल हो जाएंगे, तो 5/40 हो जाएगा, 5/40, यानी इसको आप तोड़िएगा तो 5 × 40 यानी 0.125 मोल आपको क्या पाया जाएगा, इतना मोल आपको Ca पाया जाएगा। कैल्शियम कितना मोल, तो 0.125 मोल। दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहता है कि साबुन बनाने में तेल के साथ क्या प्रयोग में लाया जाता है। बेटा साबुन बनाने में तेल के साथ हम लोग क्या क्या प्रयोग में लाते हैं, तो बहुत सारे चीज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। तेल के साथ वसा का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग जो है रोजीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है वो आपको जानना होगा। तो मैं
जरा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज हम आपको साबुन के विषय में समझा देंगे, तो आप जब जब साबुन लगाएंगे तब तब हमको याद करेंगे, वाह सर ने बताया था ऐसा तो ये ऐसे काम कर रहा होगा, सर ने बताया था ऐसा तो ऐसे काम कर रहा होगा। चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया है तो यहाँ पर साबुन लगा लेते हैं, क्योंकि शारदा वाले ने एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के दिमाग में डाल दिया है कि बेटा पॉलिटेक्निक होना ना होना तो दूर का चीज़ है, होना तो है ही उसको, लेकिन नहीं भी हुआ तो साबुन का उपयोग करना तो सर सिखा दिए हैं। तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा जब आप शारदा से जुड़ेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि साबुन जो होता है आपका सोप, वो कहता है कि उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा होगा। मॉलिक्यूलर मास यानी हैवी मॉलिक्यूलर मास वाले वाइल और फैट का बना हुआ सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। यानी हैवी मास वाले जिसका मॉलिक्यूलर आणविक भार बहुत ज़्यादा होगा और उसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होंगे, और उसके साथ उसमें आपको वसीय अम्लों का यानी कार्बनिक वसीय जो ऑर्गेनिक आपको बेसिक एसिड्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल होगा। बेटा मृदु भी होता है और कठोर भी होता है, यानी कोमल साबुन भी होता है, मुलायम भी होता है और कठोर भी होता है। दो तरह का आपको साबुन होता है। साबुन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका बनावट भी हम आपको बताए हैं, कैसे बनता है वो जरा ध्यान से देखिएगा। साबुन में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है, सब चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको वसा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये वसा फैट क्या होता है, साबुन जो बनाते हैं उसमें फैट क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम आपको समझाने की इसमें कोशिश किए हैं। वसा के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा, आप अपने आप को शाकाहार अगर समझते हैं तो आज से साबुन लगाना छोड़ दे, आज से साबुन लगाना छोड़ दे। इसमें इस्तेमाल क्या होता है, तो मछली का, वेल मछली जो होता है, वेल मछली का तेल हो गया, वेल मछली का चर्बी हो गया, और आपको हड्डी का ग्रीस हो गया। हड्डी का ग्रीस आप जानते होंगे, जो हमारा केहुनी होता है या ठेहुना होता है या हमारा कंधा होता है, तो जैसे आप मोटरसाइकिल में ग्रीसिंग करते हैं ताकि आवाज़ ना करे, तो वैसे ही इसमें भी ग्रीस पाया जाता है। जब बुढ़ापा में यहाँ पर घर्षण होते होते ये ग्रीस खत्म हो जाता है तो आदमी को इस जोड़ पर दर्द होने लगता है, तो वो क्या करवाता है, सुई लेने जाता है। ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाइएगा तो 50 रुपया का सुई और देने का चार्ज 500 रुपया, 50 रुपया का सुई या देने का चार्ज 500 रुपया, यानी 5 रुपया का मिठाई खिलाएंगे, खाली खाएगा तो 500 रुपया देंगे खाने का, तो खूब खाएगा आदमी। 5 को खाना रहेगा तो 50 को खा जाएगा। अरे 50 को खाएगा तो 25,000 रुपया ना पाएगा भाई, कम बड़ी चीज़ थोड़े है। तो 50 रुपया का सुइया 500 रुपया दिलाए, क्योंकि उसको कौन देता है, डॉक्टर देता है, कंपाउंडर नहीं देता है। तो आदमी आदमी पर डिपेंड करता है। तो वो ग्रीस जो आपको इसमें पाया जाता है उसी का उपयोग कहता है कि हड्डी का ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपको वसा इस्तेमाल किया गया। तेल जो इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने में वो क्या सब करते हैं, तो तेल का भी कहानी हम समझाए हैं। किस किस का तेल, तो महुआ का तेल, साबुन बनाने में महुआ का तेल इस्तेमाल करते हैं। गरी का तेल यानी नारियल का जो तेल होता है, नारियल का तेल जो आप शरीर में और बाल में लगाते हैं उसका तेल। मूंगफली का तेल जो मूंगफली खाने वाला होता है, तार का जो पेड़ होता है, तार का पेड़ जो फल खाता है बेटा उसका तेल। इतना ही नहीं, तार गुद्दी का तेल, विनोल का तेल, तीसी का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि। ऐसे ये सब आपको ऐसे पौधे हैं और ऐसे आपको चीज़ है, इन सभी के तेलों का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी के तेलों का इस्तेमाल करते हैं। तो वसा या तेल किए, और एक चीज़ और इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग रोजिन बोलते हैं। यहाँ पर इसके साथ हम लोग रोजिन का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, रोजिन का। और इसको मिलाते हैं किसके साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ या फिर कॉस्टिक पोटास के साथ। कॉस्टिक पोटास KOH होता है जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और कॉस्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका रिएक्शन आपको इसके साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, साबुन बनता है। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमारे पास मिलता है वो आपको ग्लिसरीन मिलता है। ग्लिसरीन आपको जो केमिकल्स होते हैं जिसका प्रयोग आयु में जो लगाने वाला होता है, काजल उजल ये सब में करते हैं। और नहीं तो मूवी भी जो बनता है, सिनेमा या सीरियल जो बनाया जाता है, तो उसमें जब आँख से आंसू नहीं निकलता है, रोने का एक्टिंग करना है कि पत्नी भाग गई है, क्या करे, नहीं आप गर्लफ्रेंड रूठ गई है तो रो के दिखाएं, रियल में दिखाना है कि बाजार घूमने गई है हम उसको दिखाने चले, तो वहाँ पर आप ग्लिसरीन लगा सकते हैं, तो विक्स की तरह सनसनाएगा और वहाँ से आपके आँख से आंसू निकलेगा। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग इसमें होता है। तो साबुन ऐसे बनता है।
साबुन का जनरल फार्मूला आप देखिएगा तो C17H34 यानी कार्बन, अभी बताए थे कि उच्च अनुभार वाले। तो अब इसका मास जब निकालिएगा तो 17 को कार्बन है, 34 को हाइड्रोजन है, एक कार्बन इधर, डबल ऑक्सीजन Na, सबका मास निकालिएगा तो कार्बन का 12 गुने 17, हाइड्रोजन का 34, फिर 12, 16 गुने 2 32, और सोडियम का कितना 23। ये पूरा निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा मास आएगा। इसका नाम आपका सोडियम एसीटेट होता है। ये क्या होता है? सोडियम एसीटेट होता है। जब इसके स्ट्रक्चर को बनाइएगा साबुन का तो ऐसे बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिएगा, एक आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 हो गया। 17 के बाद जो आपका आया उसके बाद C, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और इधर Na प्लस, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। और सब जगह ये पॉइंट जो आपको दिखाया जा रहा है ये सब जगह कार्बन है और 2 2 हाइड्रोजन है। जितने रेड कलर के पॉइंट आपको दिखाए जा रहे हैं डॉट, वो रेड कलर के डॉट पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। यह आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसका होता है? तो साबुन का होता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको होता है। अब साबुन आपका मुलायम भी होता है और कठोर भी होता है। तो कई एक तरह के साबुन होते हैं, हमने उसका भी चर्चा की है, आप उसको भी देख लीजिए। तो कई एक तरह में, जैसे सोडियम का जो साबुन होगा, सोडियम युक्त जो साबुन होगा वो आपको कठोर होगा। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो कपड़ा धोने में करते हैं। तो याद कीजिएगा कि जो साबुन कपड़ा के धोने के काम में आता है, कपड़ा धोने के काम में आता है, जैसे शेडिंग यूज करते हैं, सर्फ एक्सल यूज करते हैं, नहीं घड़ी यूज करते हैं, ऐसे ये सारे के सारे साबुन आपको सोडियम के बने होते हैं जो कपड़ा धोने के इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद पोटेशियम के जो साबुन होंगे, के से बना हुआ पोटेशियम युक्त जो होगा वो आपको मुलायम होता है और ये औषधि में प्रयोग किया जाता है और नहाने में, हम लोग जो नहाते हैं और त्वचा को जो धोते हैं इसमें प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर भी आपका सल्फर का बना हुआ साबुन लिखेगा। जब आपको नोचनी, खुजली, दिनाई ये सब हो जाता है तो उसमें ये साबुन लगाने से मना करता है। यह आपका त्वचा रोग जो होगा, आपका नोचनी, खुजली, दिनाई, तो वहाँ पर सल्फर युक्त साबुन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एल्युमिनियम बेस्ड भी साबुन होता है जो वाटर प्रूफिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जल को जब प्रूफिंग करना होता है तो वहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एल्युमिनियम से युक्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा था, साबुन बनाने में तेल के साथ क्या प्रयोग में लाया गया? तो तेल के साथ बेटा कोई चीज़ प्रयोग में लाया गया। तेल के साथ बसा भी लाया गया, तेल के साथ क्या लाया गया? आपका रोजिन भी लाया गया, तेल के साथ कॉस्टिक सोडा भी लाया गया, तेल के साथ कॉस्टिक पोटास भी लाया गया। अब आपको इसमें ऑप्शन ढूंढना है कि 4 चीज़ आपके पास ऑप्शन में आया, कौन सा ऑप्शन में आया? तो बसा के साथ साथ कौन है? तो तेल के साथ आपको बसा भी इस्तेमाल में लाया जाता है, रोजिन भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इतना ही नहीं, कॉस्टिक सोडा Ca, कॉस्टिक सोडा Na क्या है, NaOH भी इस्तेमाल में लाया जाता है और कॉस्टिक पोटास KOH भी आता है। ये चारों में कौन सा ऑप्शन है? तो कॉस्टिक नाइट्रेट है नहीं, ये नहीं, कौन सा आएगा? कॉस्टिक सोडा, एक ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो आपको इतना कुछ जानना होगा तभी आप बना सकते हैं। ये चारों ऑप्शन होता तो चारों का चारों हम सही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु, कहता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो बेटा एक होता है मरकरी। धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो आपका मरकरी होता है। यानी मरकरी आपको मेटल है जो किस फॉर्म में पाया जाता है? धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यह आपको धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन आपका एक नॉन मेटल है और धातु है जो आपको किस अवस्था में पाया जाता है? तो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हो सकता है। तो ये आपका अधातु है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और मरकरी एक ऐसा धातु है जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा। बेंजीन ग्रुप का जितना भी कार्बन होगा ये हम कहीं एक बार पढ़ा चुके हैं, तो आप दूसरे लेक्चर से भी देख सकते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई देगा बेंजीन, कहीं एक लेक्चर में ये सब चीज़ बताए हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। बेंजीन ग्रुप का जो भी कंपाउंड होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। अब कहता है 20.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 192 मिलीलीटर जल में घुलाते हुए विलयन का मोलरता निकालना है। बेटा मोलेरिटी बताना है। क्या बताना है? मोलेरिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ,
बना दो। मोलरिटी m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट आपका क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बटा क्या, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, विलियन का वॉल्यूम किस में, लीटर में डाल दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट यानी 20.4 ग्राम दिया हुआ है, और इसका वेट निकालिएगा किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो NaCl का दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 58.5 ग्राम आ जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 192 मिलीलीटर में, लीटर में बदलिएगा तो 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 20.4 अब बट्टा 58.5 गुने 192 और गुने कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये डेसिमल डेसिमल गायब हुआ, 4 से काटो 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 4 से काटो 4 चौका 16, 4 आठे 32, फिर 5 से काटो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 5 सते 35, 5 से काटो 5 दूनी 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 0 2 और 5 2 जा 10 आ जाएगा। नीचे सॉल्व कीजिएगा तो आप करके देख सकते हैं किसको, 117 को 48 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा 56, 5 8 5 13, 8 1 9, ठीक है। उसके बाद 4 7 जा 28, बचा कितना 2, तो 4 2 6 और 4 कितना आ जाएगा आपको, तो 5 कीजिएगा तो 5 5 6 और इधर क्या 8 3 11, 5 6 1 6 यानी 6 हो गया, 8 3 11 होगा, 9 6 15 1 16 यानी 5 6 1 6 आएगा। और 5 6 1 6 को आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली हमको जैसा लग रहा है डिवाइड करने के बाद आपको 1.81 m के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.81 m आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने पहले भी बोला था कि 1-2 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल के इसमें रहेंगे। अब क्या कहता है कि डूडेकेन जो आपका है C12H22 भंजन से प्राप्त होता है। तो डूडेकेन क्या होता है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कार्बन होता है तो मीथेन, 2 कार्बन होगा तो इथेन, 3 कार्बन होगा प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन आपका हेक्सेन, 7 कार्बन सेप्टेन या सेप्टेन होगा या फिर हेप्टेन होगा, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए नोनेन लिखते हैं, 10 कार्बन के लिए डेकेन लिखते हैं। जब 11 कार्बन होता है, कार्बन का संख्या 11 होता है तो हम लोग अनडेकेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अनडेकेन लिखते हैं। 12 कार्बन जब होगा तो हम लोग डूडेकेन लिखते हैं, डूडेकेन लिखते हैं। जब 13 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, ट्राइडेकेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राइडेकेन लेते हैं। 14 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो टेट्राडेकेन लिखते हैं, टेट्राडेकेन लिखते हैं। 15 कार्बन जब होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो पेंटाडेकेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंटाडेकेन लिखते हैं। जब 16 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो हेक्साडेकेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्साडेकेन लिखते हैं। जब 17 कार्बन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेप्टा या हेप्टा, सेप्टा या हेप्टा, सेप्टा या हेप्टाडेकेन लिखते हैं, सेप्टा या हेप्टा डेकेन लिखते हैं। जब 18 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, तो ऑक्टाडेकेन लिखते हैं, ऑक्टाडेकेन लिखते हैं। 19 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, तो नन डेकेन लिखते हैं, ठीक है। और 20 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं, तो हम लोग इकोसेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इकोसेन लिखते हैं। 21 कार्बन जब होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। हेन इकोसेन लिखा जाता है, डू इकोसेन। तो 20 तक हमने बता दिया। तो डूडेकेन आपको दिया हुआ है, ये आपको एनवाइली लिक्विड, ये आपका क्या होता है कि तेलीय द्रव होता है। तेलीय द्रव एन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसके समावयव कितने होते हैं, तो 355 आपको समावयव होगा। यानी इसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, 355 होगा। यूज कहाँ किया जाता है, तो सॉल्वेंट विलायक के रूप में, डिस्टिलेशन चेजर के रूप में और आपको सिंटिलेटर कंपोनेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटा आपको ध्रुवीय नेचर का होता है और पानी भी हमारा ध्रुवीय होता है, तो ये आसानी से जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में आपका घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। कौन, तो ये आपका H2O जल में घुलनशील होता है। ये कहानी तो आपका डूडेकेन का है। आपके पास पूछ रहा है कि डूडेकेन जो आपका C12 है, H26 है, इसका भंजन करवाना है तो रोस्टिंग करवाएंगे। तो इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हीट करेंगे। बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हम अगर इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाएगा बेटा किस में, तो C17H16 में, और टूट जाएगा C5H10 में। इसमें टूटने का काम करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस, भंजन प्रोसेस। तो यही आपको पूछा जा रहा था कि जब हम डूडेकेन को
रोस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं तो जारन एक ऐसा विधि होता है, जारन या भंजन एक ऐसा विधि होता है जिस प्रोसेस में रोस्टिंग एक ऐसा, भंजन एक ऐसा विधि होता है जिसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब किसी यौगिक को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हम गर्म करते हैं तो उस धातु का वो ऑक्साइड बना देता है और इम्प्योरिटीज वहाँ से बाहर कर देता है। तो वो काम आपको कौन कर रहा है यहाँ पर, तो जारन में वही काम हो रहा है। समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कोल गैस है, कोल गैस यानी कोयला से निर्मित जो गैस होगा वो गैस आपका है। तो कोल गैस जो होता है उसमें आपको बहुत चीज़ पाए जाते हैं बेटा। हम बेसिकली कुछ चीज़ें आपको लेके आए हैं, जैसे आपको हाइड्रोजन 50%, मीथेन आपको, तो हाइड्रोजन 50%, मीथेन आपको कैलोरीफिक वैल्यू देता है, यानी ये गैस जो ईंधन होगा इसका जो ऊर्जा होगा वो ऊर्जा देने का काम आपका मीथेन करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें पाया जाता है, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, उसके बाद इसमें ईथेन पाए जाते हैं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है और इसका कैल्सिनेशन, इसको प्राप्त कैसे करते हैं तो इसको निस्थापन विधि से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब इन सभी चीज़ों को गर्म करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे इसमें जितना भी सब्सटेंस लेंगे उसके गलनांक बिंदु के नीचे गर्म करते हैं तो कोल गैस प्राप्त होता है। तो पूछ रहा था कोल गैस है, तो कोल गैस में आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, मीथेन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और को 5% आपको क्या 50 या 75, 50 या 35, 50 या 10 95 और 5% आपको ईथेन गैस भी पाया जाता है। तो आपको 3 तो मुख्य रूप से यही पाया गया, ईथेन नहीं था, इसके बाद जो ऑप्शन था हमने टिक कर दिया। तो कोल गैस भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है किसी विलयन के 1 लीटर में विद्यमान विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। ये बेटा ग्राम अणु अगर कहीं लिखा हुआ है ना तो ये आपके मोल होता है, ये आपका क्या होता है, मोल होता है। ग्राम अणु लिखा हो या ग्राम परमाणु लिखा हो तो आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल कहीं लिखा हुआ है तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल का संख्या। और ग्राम एटम कहीं लिखा हो तो इसका भी मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब आपको मोल होता है, ठीक है। तो आपको कहता है कि 1 लीटर में, तो 1 लीटर में तो मोल क्या हुआ, तो गिवन वेट बटा मोलर वेट हम आपको पढ़ा चुके हैं। गिवन वेट बटा मोलर वेट मोल होता है। मोलरता क्या होता है, तो 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी क्या, मोलों की संख्या। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब मोललता क्या होता है, तो मोललता होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में, केजी यानी विलायक के 1 केजी में विलय का कितना मोल उपस्थित हो। तो यहाँ पर अगर देता है विलयन के जगह पर किसी विलायक के 1 केजी में विद्यमान विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, यहाँ पर चेंज कर देता। क्या चेंजेज कर देता, अगर यहाँ पर चेंज करता विलयन के जगह पर लिख देता विलायक, ठीक है, और 1 लीटर के जगह पर 1 केजी अगर लिख देता तब जाके ऑप्शन आपका कौन सही हो जाता, तब ये ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत सा जो केमिस्ट्री का लेक्चर था, जो थ्योरी पर आधारित क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को हमने क्या किया, एक एक करके बहुत अच्छी तरह से, जितना कोशिश हो पाया हमसे उतनी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। तो कोशिश हमारा कामयाब कब होगा, जब आप इसका रिस्पॉन्स देंगे, रिजल्ट देंगे। आपका रिजल्ट ही बताएगा कि कितना % ये कामयाब हुआ है और कितना % ये नाकामयाब हुआ है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक एक को शेयर जरूर करें। मैं बार बार कहता हूं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आप कर ही रहे होंगे नो डाउट। आप लोग को कंटिन्यू मैं दिए जा रहा हूं, आगे भी चलता रहेगा। इसके आगे भी बहुत सारे कंटेंट आपको आएंगे, तो इसके लिए आपको हम पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।